हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रियम्बल, और मोस्ट प्रोबेबली प्रियम्बल की हमारी क्या होने वाली है, लास्ट क्लास होने वाली है। लास्ट की 3 क्लासेस जिसने भी नहीं देखी है प्लीज उसे देखकर आए और उसके बाद ये वाली क्लास अटेंड करें, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट की क्लास को थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हुए फटाफट से आज का सेशन हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला हमने क्या देखा था, देखो देखते चलो। सबसे पहले ये प्रियम्बल क्या होता है, भारतीय संविधान का इंट्रोडक्टरी नोट होता है। ये चीज हमने देख ली, पहले पेज पे हमें प्रियम्बल देखने को मिलती है। उसके बाद हमने प्रस्तावना का विचार यूएसए से, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, देन उसके बाद इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर 1946 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के बारे में हमने उसका बेसिक टेक्स्ट देखा, अमेंडमेंट की बात अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना का बेसिक टेक्स्ट देखा। इस टेक्स्ट को फिर हमने धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू किया। इस टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। शब्दों में हमने पहला शब्द देखा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द क्या प्रदर्शित करता है, संप्रभुता या अधिकारों का स्रोत किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। लोग सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल है। नेक्स्ट हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, 1 मिनट होल्ड करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्फेयर में, आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में किसी भी देश से प्रभावित नहीं होगा, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद हमने देखा समाजवादी का मतलब, भारत में गांधीवादी समाजवाद का आइडियल फॉलो किया जाता है। गांधीवादी समाजवाद समाज में से अन्याय, विषमता और असमानता को मिटाने की क्या बोल सकते हैं, आदर्शों पर केंद्रित है। ठीक है, इसके अलावा समाजवाद और पूंजीवाद का बेसिक मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजिकल सेंस में, विचारधाराओं वाले अंदाज में। वो भी चीजें हमने डिस्कस की कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का हक है तो समाजवाद, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकतम हक है तो वो क्या हो जाता है, पूंजीवाद हो जाता है। ठीक है, भारत में मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, ध्यान रखना है। भारत में कौन सा समाजवाद है, गांधीवादी या नेहरूवादी समाजवाद, जो धीमे परिवर्तन पर बिलीव करता है। पंथ निरपेक्षता के अंदर क्या है, भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और भारत के लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए क्या है, फ्री हैं। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब भारत एक लोकतंत्र है, मतलब यहाँ पे जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए। 2 प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लोग खुद रूल करते हैं, अप्रत्यक्ष में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके माध्यम से उनके ऊपर रूल किया जाता है। गणराज्य का मतलब भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय के जो प्रधान हैं, वो क्या है, चुने जाएंगे। क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे, ना कि वंशानुगत होंगे। राष्ट्र के प्रधान भारत में राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे कैसे करवाए जाते हैं। अभी के लिए आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्र के प्रधान निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते, इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, गणराज्य बोला जाता है। गणराज्य का मतलब ही यही होता है कि राष्ट्र प्रधान निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो। ब्रिटेन हमने डिस्कस किया था, ब्रिटेन को हम नहीं बोलते ब्रिटेन को हम गणराज्य नहीं बोलते, क्योंकि ब्रिटेन में क्या नहीं है, राष्ट्र के प्रधान, वहां के राजा या रानी चुने नहीं जाते, वो वंशानुगत होते हैं। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसके बाद हमने देखा 5 चीजें हमने देख ली, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये 5 चीजें देखने के बाद ये 5 चीजें क्या बताती है, सबसे पहले तो ये बताओ, 5 चीजें हमें बताती है भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य संप्रभु होगा, भारतीय राज्य समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द हमें डिस्कस करने हैं, शाब्दिक अर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट शब्द हमें डिस्कस करने हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य से लेकर। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, जिसमें हमने क्या पढ़ी थी, 4 चीजें पढ़ी थी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ये 4 चीजें हमें किसमें पढ़नी है, ये 4 चीजें हमें भारतीय संविधान के उद्देश्यों में पढ़ना है। इन 4 चीजों में से पहला 7वां पॉइंट डाल लेते हैं, क्योंकि लाइन से हमारा चल रहा है, न्याय। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर देखना है कि कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। वो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको चीजें बता दी थी। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, या फिर सीधे सीधे लिख लो 3 प्रकार के न्याय
कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और क्या हो जाएगा, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखो इसका मैं आपको डिटेल नहीं लिखवा रही हूं, केवल मैं आपको समझा देती हूँ। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब है, देखो न्याय आप सभी को पता है, न्याय मतलब यदि बेसिक सेंस में हम लोग डिस्कस करें कि किसी के साथ गलत मत करो, है ना। हम सबको ऐसा लगता है कि भाई आपने गलत कर दिया, ये तो अन्याय है, अपन सबसे पहले यही बात बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी के भी साथ समाज में हम गलत होता हुआ देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो अन्याय है, ये गलत मत करो, इसके साथ ऐसा मत करो। तो सामाजिक अन्याय, मान लो कि किसी सो कॉल्ड लोअर क्लास का व्यक्ति है, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया कि गांव वाले क्षेत्र में यदि आप आज भी जाकर देखोगे गांव खेड़ों में, तो अभी भी क्या होता है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं अभी भी उनके साथ अन्याय किया जाता है। अभी मैं रिसेंटली 2-4 दिन पहले खबर पढ़ रही थी कि एक लोअर कास्ट का, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड हम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई लोअर क्लास है नहीं, है ना, सभी समान है, राइट टू इक्वालिटी है, अस्पृश्यता का भी अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस चीज से बाज नहीं आते, तो लोग क्या करते हैं, अभी क्या बता रही थी मैं, न्यूज मैंने पढ़ी थी कि एक लोअर कास्ट में जो पर्सन है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो वो उनकी क्या है, बारात जा रही थी और घोड़ी पर बैठे हुए थे। तो आज के टाइम पे भी क्या होता है कि घोड़ी पर उनको बैठने नहीं देते, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, SC ST कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो बारात है वो घोड़ी पर नहीं निकलने दी जाती। तो उस व्यक्ति को घोड़ी से उतार दिया गया, वहां पे मारपीट की गई। तो देखो ऐसी चीजें हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो अन्याय है भैया, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये क्या है, समाज में जब भी आप क्या देखते हो कि समाज में कहीं पे भी इनजस्टिस होता है तो उसको दूर करेंगे, तो हम क्या किसकी तरफ बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे। समाज में कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट करना, सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, समान अवसर देना, ये क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। समझ में आया, ये क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। तो समाज में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना ही सामाजिक न्याय है, किसी में भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वली ट्रीट करना है। आर्थिक न्याय मतलब कि ऐसा नहीं हो कि एक ही काम यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, आप एक, मान लो A और B दो व्यक्ति हैं, सेम काम कर रहे हैं, A को तो आप उस काम करने के 500 रुपए दे रहे हो और B को काम करने के क्या दे रहे हो, 300 रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी बात गलत है, ये आर्थिक अन्याय है जो इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। बहुत वाइडर सेंस में इसके मतलब हो सकते हैं, अलग अलग मीनिंग। जैसे A मान लो क्या है, पुरुष है और B महिला है, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो जेंडर इनजस्टिस भी हो गया, ये तो लैंगिक अन्याय भी हो गया कि पुरुष को वही काम करने के लिए 500 रुपए मिल रहे हैं, महिला को वही सेम काम करने के लिए 300 रुपए मिल रहे हैं। तो ये क्या है, गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, आर्थिक रूप से अन्याय है। तो यदि इस अन्याय को हम रिजॉल्व करते हैं तो समाज में क्या है, आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। यदि इन दोनों को बराबर बराबर कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो गया। ये तो हमने छोटा एग्जाम्पल डिस्कस किया, और भी बहुत चीजें आर्थिक अन्याय का पार्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं, सभी लोगों को इक्वली राइट होना चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को वोट डालने से मना कर दो, ठीक है। राजनीतिक न्याय अपने देश में है, कहने को अपन कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, 18 साल से ऊपर का है, इलेक्टोरल रोल में पंजीकृत है, तो वो क्या कर सकता है, वोट डालने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय हो गया। या फिर सभी व्यक्ति हैं इक्वल रूप से वोट, चुनाव लड़ सकते हैं, सभी चुनाव के में खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, आप भी, जो भी एलिजिबिलिटी यदि हम पूरी करते हैं तो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी, तो सभी को इक्वली चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो ये क्या हो जाता है, राजनीतिक न्याय हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 प्रकार के न्याय हैं। मेन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 8, न्याय के बाद हमारे पास क्या है, न्याय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। लिबर्टी कितने प्रकार की है, 5 टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है, 5 टाइप्स की है, 5 टाइप्स की है। और जिसमें हम इस पे गोला लगा देते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। लिबर्टी 5 टाइप्स की है, 5 प्रकार, 5 प्रकार, जिसमें कौन कौन सी हमारी, विचारों की स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हो, जो सोचा है उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो, अपनी बात कह सकते हो।
विचार अभिव्यक्ति, आप अपना क्या कर रख सकते हो, एक अलग आपका विश्वास हो सकता है, आप अपनी बातों को मानने के लिए, अपने थॉट्स को मानने के लिए फ्री हो। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, जो भी धर्म आप मानना चाहो मान सकते हो, और जिस भी तरीके से पूजा अर्चना करना चाहो, उपासना करना चाहो वो भी कर सकते हो। इन सब चीजों की स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता, इसके बाद समानता। समानता कितने टाइप की बताई गई है? समानता बताई गई है 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप में कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो 2 प्रकार की। ठीक है, मुख्य मुद्दा है इनको याद करना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, ऐसे करते रहोगे, धीरे धीरे बोलते रहोगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, 2 प्रकार की, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। इन दोनों की क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब समाज में सभी लोगों को हमें एक तरीके से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बहुत ज्यादा रिच है, बहुत अमीर है, तो उसको हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, और कोई बेचारा गरीब है तो उसके अपन ने क्या कर दिया, उसकी इंसल्ट कर दी, उसको भगा दिया वहां से, या फिर जो भी चीजें हैं उसकी बात को अच्छे से नहीं सुना। तो प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसकी गरिमा उसके पैसों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होती है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो समाज में रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा हो। एक व्यक्ति तो उतना रिच है, उसके पास मतलब हमारे देश में कहने में आता है ना कि तो समाज के जो टॉप 1% लोग हैं ना, उनके पास देश का 90% से ज्यादा वेल्थ है। 90% से ज्यादा पैसा 1% लोगों के पास है, और बाकी के बच्चे 99% लोग हैं वो 10% पैसे में सर्वाइव कर रहे हैं। तो रिच और पुअर के बीच का गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अपने प्रतिष्ठा में इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए। मतलब आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने की आप कह सकते हैं एक तरीके से बात की जा रही है। प्रतिष्ठा की समानता मतलब सभी लोगों को इक्वली हमें ट्रीट करना है, और रिच हो या पुअर हो, सभी को हमें समान रूप से देखना है। अवसर की समानता, चाहे वो व्यक्ति महिला हो, पुरुष हो, अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, सभी को क्या करना है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो भी चीजें हैं, चाहे वो समाज में यदि कोई पब्लिक, क्या बोल सकते हो, पब्लिक पार्क है, पब्लिक वेल्स हैं, पब्लिक शोरूम्स है, पब्लिक प्लेसेस हैं, किसी भी तरीके का पब्लिक प्लेस है, उसको एक्सेस करने की, उसमें जाने की, उसका इस्तेमाल करने की आजादी सभी को क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। या फिर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी क्या होना चाहिए? सबको समान अवसर मिलने चाहिए। स्कूल्स हैं, उसमें सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसके लिए सबको समान अवसर मिले, इसके लिए सरकार ने किसकी पॉलिसी भी लाई है? आरक्षण की पॉलिसी भी लाई है। आगे जाकर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा सरकार को काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? 7th के बाद 9th पॉइंट, 10th ये हो गया, एक सेकंड, 9th के बाद 10th पॉइंट हमारा हो गया स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बंधुता हमारे पास एक टाइप की है। कितने टाइप की है? एक टाइप की है। ठीक है, एक प्रकार की जिसमें हमारे पास चीजें 2 आती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास चीजें 2 आती हैं। क्या चीजें आती हैं? व्यक्ति की गरिमा, वही बात हो जाएगी, कोई व्यक्ति है, ओहो, व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता, एकता एवं अखंडता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। एक तो इंडिविजुअल लेवल पर है कि किसी व्यक्ति की गरिमा भी खराब ना हो, एक पूरा किसके लेवल पर है? हमारा राष्ट्र के स्तर पर है। पूरा राष्ट्र एक साथ जुड़ा रहे, एक साथ बना रहे, पूरे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, और किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ भी संबंध अच्छे से बने रहे, समाज में लोग अच्छे से रहें। तो इसके लिए और इसके लिए, ये दोनों ही काम यदि अच्छे से हो रहे हैं, तो मतलब हम क्या कहेंगे? समाज में बंधुता की भावना विद्यमान है, समाज में भाईचारे की भावना विद्यमान है। तो ये बंधुता की भावना हमें
बनाए रखनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहां तक हमने क्या देखा, जो हमारे मेजर कीवर्ड्स थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद यदि आप देखो इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें आपकी बच नहीं जाती प्रियम्बल में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखो स्वतंत्रता, ये सब चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, अंगीकरण की तिथि है। अंगीकरण की तिथि मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ठीक है, प्रियम्बल हमको और क्या बताती है, अंगीकरण की तिथि बताती है, जो कि हमारी क्या है 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 के अंदर हमने क्या किया, संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। और इसमें हिंदी वाली डेट भी मैंने आपको क्या बताई थी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और हमने संविधान को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पे बंधुता का अर्थ भी देख सकते हो, बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। मैंने बताया आपको भाईचारे की भावना। प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाना चाहती है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करे। जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी वही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नोट से जाकर स्टडी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला का टेलीग्राम चैनल 7 स्टार पाठशाला का ज्वाइन करके रखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो की। जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करने का फायदा है कि जो भी पीडीएफ्स आपकी है वो आपको वहां पे क्या हो जाएंगी, अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये चीज हमने पढ़ ली। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। पहले ये बात एक बार उठकर आई थी कि क्या प्रस्तावना जो है, हमने देखा कि चैप्टर्स जब शुरू होते हैं उससे पहले ही प्रस्तावना लिखी हुई होती है। ठीक है, तो क्या प्रस्तावना पूरे संविधान का अंग है, संविधान से अलग है। पहले प्रस्तावना ही, बाद में पूरा संविधान आया। तो इसको लेके फिर कोर्ट में केस गया कि क्या प्रस्तावना हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि यदि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं तो इसको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमने बात की कि जो संसद है संविधान के किसी भी भाग को चेंज कर सकती है, पर यदि हम कह दें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो फिर संसद उसको चेंज नहीं कर पाएगी। तो यही बातें सारी चल रही थी। तो कोर्ट में इस केस को लेकर पहुंच गए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो 3 से 4 केसेस आपको याद रखने हैं, जिसमें पहला केस किसका आता है, पहला केस आता है बेरुबारी केस। पहला केस कौन सा आता है, यहीं पे देख लो। चलो एक सेकंड रुकना। देखो पहला केस कौन सा आता है, बेरुबारी केस। बेरुबारी वाद, ये कब आया, 1960 में। दूसरा केस है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, केवल केसेस के नाम याद रखने हैं और उसमें क्या बोला थोड़ा थोड़ा ये चीज मैं आपको बताती हूँ। केशवानंद भारती केस, ये कब आया, 1973 में। इसके बाद हमारा आता है SR बोम्मई केस, ये कब आया, 1993। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो, ये 1993 में ही आया था, बिल्कुल 1993 में आया है। और एक जो याद रख सकते हो वो क्या है, LIC इंडिया केस। ठीक है, ये कब आया था, 1995। ये वाला केस PDF में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको खुद से अभी लिखवाया है, इसको देखना। ठीक है, तो और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इतने सारे केसेस कोर्ट के अंदर गए। अब इसमें आपको